हालचाल क्लास 10th। आज तुम सबको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का सबसे सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, पिछली वाली वीडियो में मैं आंसर दे ही रहा था, लेकिन फिर बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर वीडियो अपने आप ही रुक गई। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था, इसका वही आंसर था जो मैंने तुम्हें बताया था कि इलिटरल गवर्नमेंट। हाँ, हमारी गवर्नमेंट इलिटरल होती है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि जो गवर्नमेंट होती है वो काम जनता के लिए बहुत ही कम करती है। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट में कुछ करप्ट लोग भी है जो कि सिटीजन्स के लिए काम ही नहीं करते। इसी चीज़ को घुमा फिरा के लिख देना है कि ठीक है। और तो यही चीज़ है। तो अगला पॉइंट हमारा, अब डेवलपमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चन यही आता है, एवरेज इनकम क्या है। एवरेज इनकम नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि वर्ल्ड बैंक, जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो वर्ल्ड बैंक से बेहतर है, ऐसा क्यों है। तो वही सारी चीज़ों का आंसर यही है। ये जो मैंने जितने क्वेश्चन पूछे ना उनका आंसर सेम है। ठीक है, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट्स हाई डिस्पैरिटी। सही बात है भाई। देखो, अगर तुम्हें डिस्पैरिटी का मतलब नहीं पता तो तुम्हारी कौन सी जीके टेस्ट हो रही है। तुम्हें इतना तो पता है ना कि एवरेज इनकम जो होता है वो अदर फैक्टर्स को हाइड करता है, तो अभी के लिए डिस्पैरिटीज को फैक्टर्स ही मान लो। ठीक है, तो एवरेज इनकम कैसे यूजफुल रहता है, ये देखो, पैसों के मामले में तो सही है, लेकिन ये दूसरी चीज़ों को छुपाता है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। ये चीज़ें हाइड करता है जो कि सही नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि जो देश होते हैं ना उसमें ये जो एवरेज इनकम होते हैं ना, लोगों को इक्वल वो दिखाता है वो मनी, जबकि भारत में ऐसा है, मतलब कुछ लोगों के पास 1,000 रुपये है, कुछ लोगों के पास है ना 10 रुपये होते हैं, और कुछ लोगों के पास 1 लाख रुपये होते हैं। तो उन सब की तो एवरेज इनकम बराबर आएगी ना। तो जो गरीबी अमीरी होती है ना, ये जो एवरेज इनकम होती है वो छुपा के रखती है देश की गरीबी कितनी है, अमीरी कितनी है। अब देश की गरीबी किससे पता चलेगी? उनकी उनकी लिटरेसी से, उनकी हेल्थ केयर से, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। तो बस उसके लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, जो कि कौन कंडक्ट कराता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, कुछ लोग कम पैसे कमाते हैं, तो उनकी एवरेज इनकम तो बराबर ही आती है ना भाई। तो बस ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इशू ऑफ। देखो, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, क्योंकि हम सीखते तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और लेकिन ये ज़रूर हम ये भी सीखते हैं कि हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है ये कोई नहीं बताता। ये बताने का जिम्मा मैं बताता हूँ कैसे है। देखो, सबसे पहला बात ये है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। ऐसा है नहीं कि हम आयरन की माइन को है ना दोबारा दोबारा से दोबारा हम और आयरन उगा सके। जैसे पानी है, वो गैस, अगर हम पानी को उबालेंगे तो हमें लगेगा हमने पानी वेस्ट कर दिया, लेकिन नहीं, वो पानी उबल के गैस स्टेट में चला जाएगा, फिर वही वाटर साइकिल से वो दोबारा पानी बन जाएगा। ऐसी है ना, सोलर एनर्जी है, सूरज की किरणें हम कितनी भी एक दिन में यूज़ कर लें, अगले दिन तो वो दोबारा वापस आ जानी है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें वो रिन्यूएबल होती हैं, लेकिन मेटल्स हो गए और रिसोर्सेज हो गए, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। तो हमें सस्टेनेबिलिटी इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर आयरन ख़त्म हो गया हम दोबारा से आयरन नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आयरन ख़त्म हो गया तो आयरन मैन का सूट कैसे बन पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, जो रिसोर्सेज होती है ना, वो देखो, मैंने एक मेमोनिक बताया था इसके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। तो बस इसको तोड़ो। पहला पॉइंट है नेचुरल रिसोर्स। तो देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना वो, और दूसरा पॉइंट ये है, नेचर से क्या हो रहा है, इट्स इम्प्रूव द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाएंगे तो हमें रिसोर्स का बेस्ट यूज़ भी आना आएगा यार। हम कोशिश करेंगे कि हम कम रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ कर सकें, इससे रिसोर्स भी बचेगी। तीसरा ये है कि ये हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करता है।
देखो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करना भी सही नहीं रहता, ठीक है। और चौथा यही है कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्स को वो रिसोर्स को सेव करना, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हमारी ज़िंदगी का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यही सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, इसका मेमोनिक है नेचुरल रिसोर्स बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। एन से हो गया नेचुरल रिसोर्स को हम इम्प्रूव करते हैं बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। दूसरा ये है कि रिसोर्स नेचुरल से ये हो गया, रिसोर्स से ये हो गया कि रिसोर्स आर लिमिटेड, और बेस्ट से ये हो गया कि ये बेस्ट ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इस प्रोवाइड द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और ये हो गया बेस्ट, ठीक है। और इस इनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉर्निंग में खुद ही भूल गया भे। व्हाट आर दी कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, गिव एनी टू एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो कॉमन डेवलपमेंट गोल्स वो होते हैं जो कि हर बंदे को चाहिए होते हैं। तुम्हें पता है कि कुछ लोगों के गोल्स अलग होते हैं, जैसे कुछ लोगों का गोल होता है कि मेरे को अंबानी से भी ज़्यादा अमीर बनना है, तो कुछ लोगों का गोल होता है कि मेरे को है ना समाज में इज्जत चाहिए, कुछ लोगों का गोल होता है कि मैं दुनिया का सारा सोना अपनी माँ के चरणों में दे दूँ, तो वही है। लेकिन उन लोग के उन सभी इन सभी को मिला के कुछ गोल्स होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, जैसे सभी को ही शांति चाहिए, सभी को ही पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, सबको इक्वालिटी चाहिए और सबको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। भले ही है ना देश, अगर अंग्रेज दोबारा आ गए ना तो, या फिर अंग्रेज का एग्जाम्पल छोड़ो, मान लो अगर तुम्हारे गली में गुंडे आ गए ना, तो भले ही गरीब बंदा हो या अमीर बंदा हो, हर एक बंदा यही चाहेगा कि इस गुंडे से हमें आज़ादी मिला, हमें फ्रीडम मिले, तो यही है। तो ये उन गली वालों का कॉमन गोल हो गया। तो बस कॉमन गोल वो होते हैं जो कि सभी के लिए ज़रूरी हो, जो कि सब लोग ही चाहते हैं, तो एग्जाम्पल भी बता दिए। देखो एक्सप्लेन एनी थ्री एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो इस क्वेश्चन से हर इस सवाल ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली लाइन क्या लिखोगे, यूएनडीपी कौन कंडक्ट कराता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस पे, बाय देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बाय देयर इन्फेंट मोरेलिटी रेट, कि किसी देश में कितने बच्चे एक साल से पहले ही तब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है पर ईयर का, और बाय देयर हेल्थ केयर, बाय देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बाय देयर एजुकेशन, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि काउंट करता है यूएनडीपी। तो बस अगला क्वेश्चन है, वाई आर यू कंट्रीज रेफर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्रीज। देखो ये जो तुम्हें टेबल दे रखा है ना, डेवलप कंट्रीज वो होती हैं जिनकी जो कैपिटल इनकम होती है ना वो $49 नहीं $49,300 से अबव हो, ठीक है, उसको हम रिच कंट्रीज बोलते हैं। और उनकी जो लिटरेसी रेट होती है वो हाई रहती है, और उनका स्टैंडर्ड भी हाई रहता है, और उनके अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम की वो बहुत कम रहती है, ठीक है। सजेस्ट एनी थ्री वेज टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटीज़। देखो ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में उतना दे नहीं रखा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ज़रूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि मनी, एक एनसीईआरटी की लाइन है कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग वाली एक लाइन है पब्लिक फैसिलिटीज़ के टॉपिक में, वो याद कर लेना, उससे क्वेश्चन हर बार आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम सब कुछ खरीद लोगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो है ना पैसों के बिना, पैसे हो या ना हो तब भी हम नहीं कर पाते, जैसे हेल्थ केयर हो गया। अगर कोई बंदा बीमार पड़ गया है तो उसे उसके पैसे उसे थोड़ा ठीक करेंगे, उससे तो डॉक्टर ही ठीक करेगा, ठीक है। जैसे खाना, अगर कल को मान लो भुखमरी आ गई देश में, मान लो फैमाइन आ गया, ठीक है, तो बंदे के पास कितने भी सोने चांदी के बिस्किट रखे हों, लेकिन उसे ज़रूरत तो खाने की रहेगी ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी होती है हर सिटीजन को, ठीक है। तो बस कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ को, सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो यार, रेलवे, एयरवे। मैं कसम से बता रहा हूँ जो रेलवे के वॉशरूम होते हैं भाई, छी यार कितने गंदे होते हैं, मतलब आने वाली होती है लेकिन टिप पे आने वाली होती है, लेकिन फिर वापस चली जाती है कि भाई भाई यूरिन को है ना, यूरिन कैंसर हो जाए भाई, इतनी गंदे वॉशरूम होते हैं भाई, मतलब क्या बोले यूरिन भी बोलता होगा कि ऐसी जगह मैं निकलूंगा भाई मेरी बिरादरी में नाक कट जाएगी ठीक है।
दूसरा पॉइंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जो तुमने पढ़ा भी था क्लास 9th में। उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है फूड सिक्योरिटी में, ताकि हर बंदे को क्या मिले, और उसके लिए फूड अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और अवेलेबल हो। ठीक है, तुमने पढ़ा भी था क्लास 9th में। और प्रोवाइड करें हर बच्चे को फ्री एजुकेशन, ये मैटर नहीं करता वो रिच हो या गरीब हो। तो बस यही चीज़ें हैं। तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया यार। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। वाई देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, इसमें बोला है कि हमें वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्या है। देखो, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। अब तुम क्या लिखोगे कि हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है, वहाँ पे इक्वल वेजेस नहीं मिलते, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। मतलब इन शॉर्ट तुम आंसर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बुराई लिखोगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। देखा, ऐसी क्वेश्चन घुमा देता है, बोल देता है कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गवर्नमेंट होती है वो लैक होती नहीं है, मतलब लैक करती है गवर्नमेंट, वो एक्सप्लोटेशन को भी नहीं रोक पाती। तो ठीक है, और दूसरी बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर ज़्यादा होते हैं और ओवर टाइम का कुछ नहीं मिलता, और वेजेस भी बहुत ज़्यादा कम रहती हैं और इरेगुलर रहती है, जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, और बात करें तो जो जैसे पेड लीव हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं ना, बेनिफिट्स, वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन में बस बुराई पूछी थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है, इन वॉट वेज गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। गुड क्वेश्चन, ही इज़ अ गुड क्वेश्चन कि गवर्नमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखो, मन अगर तुम यहाँ पे मनरेगा के बारे में भी लिख दोगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, वो भी लिख दोगे ना चलेगा। ठीक है, और तुम क्या लिख सकते हो कि तुम ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट क्या करे, कैनाल्स बनाए, डैम्स बनाए, वो क्या करे कि कह सकते हैं कि लोगों को चीप लोन्स प्रोवाइड कराए ताकि वो खुद के बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है, वो मतलब हाँ, और वो क्या कर सकें कि और भी चीज़ें तुम खुद से बना बना के लिख सकते हो कि जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो गांव वगैरह में खेल खोलें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। ठीक है, तो बस यही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और जो टूरिज़्म वगैरह को प्रमोट करें ताकि लोगों की इनकम हो सके, कि लोग टूरिस्ट बन सकें। मतलब वो कैसे नहीं, गाइड नहीं है, जो टूर गाइड होता है जो बताता रहता है लोगों को, लोग वो बन सकें कि क्योंकि गांव वालों को पता होगा कि उनके गांव में क्या चीज़ें बढ़िया हैं, वो बोलेंगे दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल खेत। तो ऐसे ही गांव वाले टूटी फूटी इंग्लिश में अंग्रेज़ों को या फिर और फॉरेनर्स को बता देंगे, और फिर फॉरेनर्स खुशी से फिर उन्हें पे भी करेंगे, जिससे उनको काम मिल जाएगा। ठीक है, there are several things by the society as a whole. In the light of this statement, explain as to who can provide them at reasonable cost, the private or public sector, why। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, मैंने क्या बोला, कीवर्ड पढ़ो। इस क्वेश्चन को तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, दोबारा पढ़ो और इस बार कीवर्ड को मार्क करो। देयर आर सेवरल थिंग्स समझ में आ रहा है, ठीक है, जो समझ में आ रहा है उसको मार्क करो। नीडेड बाय सोसाइटी एज होल, कि कुछ चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हमें इस स्टेटमेंट को लाइट करना है। लाइट तो चैप्टर है ना शायद साइंस का, सॉरी मैं तो साइंस वाले पे ही आ गया। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करो। और ये प्रोवाइड कौन कर सकता है रीजनल कॉस्ट पे, तो गवर्नमेंट ही है जो पब्लिक सेक्टर को जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसलिए वो एजुकेशन को फ्री रखती है ताकि लोग पढ़ लिख के आगे देश का नाम बढ़ा सकें
और जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर वो पैसे भी कमाएंगे, जिससे टैक्स भी ज़्यादा समझ पा रहे हो, फिर गवर्नमेंट टैक्स भी ज़्यादा ले पाएगी उनसे, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको कंट्रोल कोई नहीं करता, ठीक है। जैसे प्राइवेट सेक्टर की शायद बोली नहीं है इसमें, जब नहीं बोली तो हम काहे को लिखेंगे। तो मैं बेसिकली पब्लिक सेक्टर की तारीफ करनी है इसमें। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट, इसमें एग्जाम्पल लिख देना है पब्लिक सेक्टर का, जैसे भेल सेल हो गया, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर्स के बारे में कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, जो कि इलिटरेसी को कॉम्बैट करता है, यही सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी है बस। बस इसमें पब्लिक सेक्टर की तारीफ करनी है, ठीक है। हाउ इज पब्लिक, अब देखो डिफरेंस क्वेश्चन आ गया कि पब्लिक सेक्टर कैसे डिफरेंट है। अब एक एग्जांपल बताया है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। अब अंबानी जी को क्या फ़र्क पड़ेगा देश की डेवलपमेंट से, उन्हें तो पैसे कमाने हैं। उसी प्रकार से जो टेस्ला जी हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा देश की डेवलपमेंट से, उन्हें तो पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। लेकिन मोदी जी को तो फ़र्क पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो बेसिकली देश की डेवलपमेंट के बारे में ही सोचते हैं। उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। जैसे सरकारी स्कूल हो गए, वो इतना कुछ फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पैसा कमाना मोटिव नहीं है। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और फिर देश को बढ़ाएं यार। जबकि प्राइवेट स्कूलों में जाओगे उनका मेन मोटिव पैसा कमाने ही होते हैं कि अगर टाइम पे फीस नहीं दोगे तो फिर बेटा फीस दो, अपनी अपनी फीस दो वगैरह, वही सारी चीज़ें, ठीक है। आई पैर में वो लग गई मेरे तो यही चीज़ है। और तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल भेल सेल वाला, ठीक है। और तुम लिख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसे कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसे कौन कंट्रोल करती है? सिंपल सी बात है यार, कुछ लोगों के बंदों के हाथ में ही तो रहती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी मी चीज़ें तुम लिख सकते हो यार, इन सब में यही लिखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में तुम्हें बता दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो घुमा के आ गया है शायद कि सजेस्ट एनी 3 वेज टू सेव द, देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग होते हैं उनको कैसे बचाएं। तो सबसे पहला है कि उनकी वेज जो होती है ना, ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं। देखो उनकी वेज को फिक्स करना चाहिए। दूसरा है कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। जैसे यहाँ पे मिनिमम नहीं आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। मिनिमम कम से कम वेज उन्हें क्यों प्रोवाइड करें, उन्हें ज़्यादा वेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम वेज हो और मिनिमम वर्किंग आवर होता है। और उन्हें बेसिक फैसिलिटी जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, फ्रीडम वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। और उन्हें है ना इक्वल वेज एक्ट के तहत, जो इक्वल वेज एक्ट है ना या फिर इक्वल रेमिडियल एक्ट है उसके तहत ये इंश्योर करना चाहिए कि वो लॉ अच्छे से काम करे, ठीक है। हाउ वी काउंट द सर्विस फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीडीपी क्या होता है? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ all sectors is known as in per year is known as GDP, ठीक है। जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं किससे? तुम्हें पता है, तीनों सेक्टर्स के जो फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। मान लो इसका एग्जांपल ले लो, मान लो तुमने बिस्किट की बनाना चाहा, तो तुम क्या करोगे? तुम आटा लोगे प्राइमरी सेक्टर से, आटा तुम्हें मिला 2 रुपए का, फिर जो टर्शियरी सेक्टर है वो उसे ट्रांसफर करेगा, जो उसे मिला 3 रुपए का, ठीक है। और फिर वो ज़्यादा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, जो कि उसे बनाएगा 1 रुपए में। तो अप्रोक्स में कितने हो गए? 6 रुपए हो गए, ठीक है। और तुम उस बिस्किट को अपने तरफ से थोड़ा प्रॉफिट वगैरह जोड़ के 10 रुपए का बेचोगे, तो एक तरह से क्या हो गया, जो 10 रुपए वो फाइनल गुड है, यानी कि उसका जीडीपी कितना है? 10 है। और बीच में जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का पैसे लगे वो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो बस ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर हमारे पास पैसा, मेरा फेवरेट चैप्टर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वाई मॉडर्न करेंसी एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। सिंपल सी बात है, हम क्यों अपनाते हैं मॉडर्न करेंसी को? क्यों? देखो जो रुपीज़ होता है ना, जो पैसे होता है,
उसको कौन रजिस्टर करता है, उसको कौन कह सकते हैं इशू करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। और जो नोट्स होते हैं ना, करेंसी नोट्स, इनको कौन छापता है, आरबीआई। तो बस जो चीज़ देखो नोट्स पे लिखा भी होता है कि मैं धारक को 500 रुपये प्रदान करता हूँ, और बगल में आरबीआई लिखा होता है, ठीक है। तो ये प्रूव है कि जो पैसे होते हैं ना वो गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड होते हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई बंदा पैसों को छापेगा तो फिर वही फर्जी सीरीज देखिए ना, वैसी हालत हो जाएगी। हो पैसा है तो बढ़िया। ठीक है, फिर जेल वगैरह भी हो सकती है उस बंदे को। तो बस पेमेंट कैन बी रिफ्यूज इन द सेटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन इंडिया, ठीक है। कोई भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो बस। हाउ कैन फॉर्मल सेक्टर लोन्स कैन बी बेनिफिट्स फॉर द वर्कर्स एंड फार्मर्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। देखो जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं ना वो कैसे गरीब बंदों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहला तो देखो जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं ना वो कह सकते हैं लोन्स वगैरह बहुत, वो कह सकते हैं जो इंटरेस्ट होता है ना बहुत कम होता है, जिसके कारण अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तुमने एग्जांपल भी पढ़े होंगे कि बेसिकली लोग 20% तक ज़्यादा लेते हैं पूरे उसका पूरे महीने का, जबकि जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें 5% लेते हैं पूरे साल का, तो प्रॉफिट नहीं है, हैं एग्जाम्पल से। और दूसरा पॉइंट यही है कि ये जो फॉर्मल सेक्टर होता है ना वो इजी रहता है लोन्स वगैरह को लेने, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में दिक्कत आ जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर में देखो फॉर्मल सेक्टर में अगर है ना तुम लोन्स नहीं दो, अगर तुम लोन्स लेट भी दोगे ना तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे पास मोड ऑफ रीपेमेंट है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स में बेसिकली अगर तुमने इंटरेस्ट भी टाइम पे नहीं दिया ना, देखो तो फिर वो बंदे फिर घर पे आ सकते हैं, दंगे वगैरह हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम फॉर्मल सेक्टर का देखो फॉर्मल सेक्टर का मेन मोटिव होता है डेवलपमेंट में ग्रोथ लाना। बैंक्स का उनका पैसा कमाना थोड़ा मोटिव है उतना, मतलब है, मतलब उनकी कमाई हमारे लोन से ही होती है, हमारे इंटरेस्ट से होते हैं, लेकिन उनका वो मोटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जैसे रिलेटिव्स वगैरह, उनका मेन मोटिव तो पैसा ही कमाना होता है कि ब्याज वगैरह से वो अपना, ठीक है। तो बस इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर्स थोड़ा बुरा है। और भी देख सकते हैं जो, ठीक है, यही सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट भी इसके लिए क्या कर रही है कि मतलब सबसे कम उस पे इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और एक जो देखो द बेनिफिट्स ऑफ लोन कैन बी एक्सटेंड बाय द टू द पुअर फार्मर एंड स्मॉल। और ये जो बेनिफिट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो गरीब बंदे होते हैं ना, फार्मर्स वगैरह, उनके लिए, ठीक है। ओके देन द हमें ये ज़रूरी है कि हम इस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा वो गरीब लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि देखो अब फॉर्मल सेक्टर ऐसा हो गया ना, तुमने ग्राफ भी देखा होगा इकोनॉमिक्स का कि जो अमीर बंदे होते हैं ना वही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गरीब बंदे यूज़ ही नहीं कर पाते हैं फॉर्मल सेक्टर को। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो कोलेटरल होता है ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो बस, ठीक है। डिपॉजिट विद बैंक्स आर द बेनिफिट्स टू द डिपॉजिटर्स एज वेल टू द नेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है। जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बेनिफिशियल एज अ देश के लिए भी। देखो भैया सिंपल सी बात है, इसमें बोल रहे हैं बैंक कैसे कमाता है उसके बारे में बताओ, तो बस बता दो। जो बैंक्स होते हैं वो बोरोवर्स का जो पैसे जमा कराते हैं, वो उन पैसों को क्या करते हैं, सॉरी डिपॉजिटर जो पैसे जमा कराते हैं वो उन पैसों को बोरोवर्स को दे देते हैं, फिर उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, फिर वो बोरोवर से जो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, जैसे बोरोवर से वो ले रहे हैं 5% का इंटरेस्ट, तो वो साल का वो इंटरेस्ट कितना दे देंगे, वो डिपॉजिटर को साल का 2% इंटरेस्ट दे देंगे, जो 3% रहेगा ना उससे ही बैंक की इनकम होती है, ठीक है।
तो बस पीपल चाहे ना तो इसको विड्रॉ भी करा सकते हैं, वो अपने पैसे ज़्यादा जमा कराते हैं, ठीक है। और बैंक्स इनको लोन वो बड़ी बड़ी कंपनीज में दे देता है, ठीक है। और इसमें ये बोला कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेशन के लिए, क्यों? क्योंकि इससे इकोनॉमिक वो बढ़ती है, एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो ये कह सकते हैं जो मेजर पोर्शन होता है ना वो डिपॉजिटर्स का, वो लोन्स देना ही होता है, ठीक है। सॉरी, बैंक्स का जो मेजर डिपॉजिटर्स होता है वो लोन देना होता है, ताकि देखो अगर गरीब बंदे को लोन मिल पाएगा वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा, जैसे देश की डेवलपमेंट होगी। तो बस यही चीज़ों को लिखना है। सॉरी, मैंने गलत ही बता दिया था कि इसमें बैंक की डेफिनेशन नहीं लिखनी थी, इसमें लिखना था कि लोन्स कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, देश के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल। देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, मैंने क्या बताया था अभी? देखो हमने क्या क्वेश्चन करा था, देखो इसमें क्या था कि फॉर्मल सेक्टर कैसे लोगों के लिए बढ़िया है, ठीक है, गरीबों के लिए बढ़िया। अब इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमिकली क्यों बढ़िया है? तो वही चीज़ है तुम्हें लिखनी है कि लो इंटरेस्ट रेट रहता है, और ये जो सुपरवाइज करता है आरबीआई, चीप क्रेडिट रहते हैं, और ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा क्योंकि अभी मैंने कराया था, ठीक है। और देखो थोड़ा सा क्वेश्चन सही आया है कि मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन छिन दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मनी है ना वो सॉल्व कैसे करता है डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम को। डबल कॉन्सिडेंट वाली वांट्स यानी कि मेरे पास दही है, उसके पास दूध है, और उसके पास मुझे मेरे पास दही है, उस मेरे पास दही है, मुझे दूध की ज़रूरत है, उसके बाद दूध है, उसे दही की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, उसे अपना दही दे दूँगा, उससे अपना दूध दे दूँगा। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना उसको डबल कॉन्सिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना उसमें चॉइसेस का मिलना बहुत ज़्यादा ही रेयर रहता था, तो इसीलिए फिर मीडियम आया एज अ एक्सचेंज। पहले के टाइम पे अशर्फियाँ आती थी, सोने के सिक्के आते थे, बाद में फिर पेपर कॉइन्स आने लगे, और अब तो ऑनलाइन चलता है सारा कुछ। तो एग्जांपल तुम दे देना मनी वगैरह का, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि डबल कॉन्सिडेंट वाली को हम रोक सकें, ठीक है, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ बॉन्ड्स को, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई बैंक क्या है? सिंपल सी बात है भाई, देखो आरबीआई बैंक वो होती है जो कि जनता के लिए काम करे, मतलब सॉरी, जो नोट्स को छापे, जो कि छोटी छोटी बैंक्स को सुपरवाइज करे, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को कंट्रोल करे, और वो ये इंश्योर करे कि कितने पैसे जा रहे हैं कितने पैसे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आरबीआई मॉनिटर्स करती है हर एक चीज़ को, ठीक है। और बस ये इतना ही चैप्टर था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा, तुम भी सो जाना, मजे ही मजे। इसके कितने क्वेश्चन हैं? एक, दो, बस 2 क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। बस ये चैप्टर ही छोटा सा है, अभी बचा ही कितना है। एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन की तारीफ करनी है तो देखो, ग्लोबलाइजेशन एक्सेस करता है वर्ल्ड मार्केट को सभी के लिए। और दूसरा कि ग्लोबलाइजेशन बेरोजगारी को रोकता है यार, कि लोग बेरोजगार होंगे। और ग्लोबलाइजेशन क्या करता है कि टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करता है, कि किसी देश, मान लो कोई ऐसा देश है जिसके पास हम जा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी लेके, तो हो सकता है उसके पास वो टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन बाद में वो अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को, जिससे वही बात है। और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के लिए। उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि देखो, ग्लोबलाइजेशन जो होता है ना उससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं ना उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज आ जा रही हैं, जिससे जो अनस्किल लेबर है ना, या वो भी मतलब उनके लिए क्या कह रहा था मैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को स्किल लेबर चाहिए होते हैं, और लोग बड़े बड़े सामान ले रहे हैं, ठीक है। अब कौन ही खाता है वो वो क्या कहते हैं, अब कौन ही नींबू पानी पीता है, जब आजकल कह सकते हैं वो आ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वही चीज़ है कि बचपन में हम कितना कुछ खाते थे, जैसे अगर मैं अपनी बचपन की बताऊँ ना तो मैं लोकल चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता था, ठीक है, हमारे टाइम पे।
लेकिन अब कौन ही इन चीज़ों को खाएगा, क्योंकि अब लोग है ना बड़े बड़े होटल्स में खाते हैं। मैं तो ऐसा था ना, मैं रेडी के समोसे खाता था, मैं ना फिर जलेबी भी खाता था रेडी की, ठीक है। उससे पेट भी थोड़ा ख़राब हो जाता था, लेकिन अब कहाँ, अब तो लोग होटल्स में खाते हैं। तो बस इसी कारण ग्लोबलाइजेशन उतनी इम्प्रूव नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्लोबलाइजेशन प्रूव, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी कैसे, देखो टेक्नोलॉजी होती है ना, तो वो क्या करती है कि सिंपल सी बात है, वो जो जाने आने का खर्चा होता है ना उसको रोकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मुझे कोई प्रिंट बुक छापनी हो दिल्ली में, तो मैं रहता हूँ यूएसए में, तो मैं यूएसए से दिल्ली आऊँगा तो मेरे बहुत से पैसे वहाँ खर्च हो जाएंगे। फिर मैं दिल्ली में आके वो बुक छापूँगा, फिर मैं वापस जाऊँगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा खर्च हो जाएगा। पर मान लो मेरे पास फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, तो मैं फ़ोन लगा दूँगा दिल्ली के किसी कॉन्ट्रैक्टर को, जो वो प्रिंटर को, अब बोलूँगा कि हाँ मेरी ऐसी बुक है, वो छाप दो, मैं फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ, और बस वो छाप के दिल्ली में वो बेच देगा मेरी बुक्स को, और फिर मैं उसे पैसे दे दूँगा। इससे मेरी जो सेल है वो दिल्ली तक पहुंच जाएगी। तो बस यही एग्जांपल है। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है, जैसे ये डेवलपमेंट में काम आता है। ज़रूरी है कि इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी फ़ोन वगैरह में, इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। बेंगलुरु को हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं बेंगलोर को, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो गए, ये आजकल हर जगह लगता है। आजकल फ़ोन इतने ज़्यादा हो गए हैं, किसी को सैमसंग चाहिए, किसी को आईफोन चाहिए, किसी को बहुत सारे नोकिया चाहिए, ठीक है। तो इनकी डिमांड्स भी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ रही है। जैसे आजकल है ना, लोग अमेरिकन फ़ोन्स को ज़्यादा जानते हैं। आजकल इंडिया में जितने भी फ़ोन्स हैं ना, सारे के सारे दूसरे देश के हैं। कोई चाइना का है, कोई यूएसए का है, मैक्सिमम तो चाइना के ही हैं। जो तुम देखते हो ना, ओप्पो, जियोमो, ये सारे चाइना के ही होते हैं, ठीक है। वीवो, ठीक है। आई होप सो इंडिया के फ़ोन जो होते हैं ना, जैसे लावा वगैरह, ये उतने ज़्यादा चल नहीं पाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली खुद को इम्प्रूव नहीं करे थे, ठीक है। तो बस इतना ही चैप्टर था। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, माफ़ कर देना। तो बाय, और माफ़ कर देना मेरी पिछली बार की वीडियो के लिए कि वो रुक गई।